नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो पॉलिटी विद गोयल सर यानी मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही हम समानता के अधिकार को अपना कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप लोगों का एक टेस्ट होगा। इसके अंदर मुख्यतः आर्टिकल 12 और 13 जो कि मूल अधिकार तो नहीं है लेकिन मूल अधिकारों के बारे में दो स्पष्टीकरण देते हैं, तो वो दो आर्टिकल और समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है, उस पर आप लोगों के 25 सवालों का टेस्ट होगा। यहाँ पर मैंने कोशिश ये की है कि बहुत आसान सवालों का चयन ना किया जाए। हालांकि मैं जानता हूं कि राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सामान्यतः मुश्किल सवाल पूछे नहीं जाते हैं। इस प्रकार के सवाल मुख्यतः आईएएस की परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको किसी राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए नहीं बल्कि हर एग्जाम हर परीक्षा के लिए तैयार करना। इसलिए मैंने थोड़े से ऐसे सवालों का चयन किया है ताकि जिसके माध्यम से आप अपने आप का बेहतर तरीके से मूल्यांकन कर सकें। ठीक, तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है? Which of the following principles is not related to Article 13 of the Constitution? आपके ऑप्शन है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, दूसरा है तत्व और सार का सिद्धांत, तीसरा है अधित्याग का सिद्धांत, चौथा है आच्छादन का सिद्धांत। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सा आर्टिकल 13 से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, डॉक्ट्राइन ऑफ इसेंस का संबंध आर्टिकल 13 से ना होकर बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच में, संघ और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों के बंटवारे को लेकर होता है। लेकिन बाकी जो अन्य तीन सिद्धांत हैं इनका संबंध आर्टिकल 13 से। दरअसल आर्टिकल 13 चार प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है: पृथक्करणीयता का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत और चौथा है न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत। इसमें से तीन सिद्धांत हम आर्टिकल 13 में पढ़ चुके थे। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दे दूंगा, जिन्होंने वो तीन सिद्धांत नहीं पढ़े हैं तो वहां से पढ़ सकते हैं। अधित्याग का सिद्धांत हमने आर्टिकल 13 के दौरान नहीं पढ़ा था। तो अधित्याग का सिद्धांत का मतलब होता है कि क्या एक नागरिक अपने मूल अधिकारों का त्याग कर सकता है या नहीं। तो ये भी आर्टिकल 13 से ही जुड़ा हुआ है। तो पहले का सही उत्तर होगा बी। दूसरा सवाल, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? इन विच सूट डिड द सुप्रीम कोर्ट फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्स? आपके ऑप्शन है भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, गुजरात बनाम श्री अंबिकामल, स्टेट ऑफ बंबई बनाम FN बलसारा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो बताइए कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स या प्रिंसिपल ऑफ इक्लिप्स का सिद्धांत किस मामले के अंदर प्रतिपादित किया था? अब आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 13 जब आपने पढ़ाया था तब ये तो नहीं बताया। तो जो आर्टिकल 13 का वीडियो है उसके अंदर अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तब आपको इसका उत्तर जरूर मिलेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ए, भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। इस मामले के अंदर सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने आच्छादन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और मध्य प्रदेश राज्य में ही ये मामला उठा था। तो इसलिए मामला आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें। With reference to Article 16 of Indian Constitution, consider the following statements and select the incorrect statement. आपके ऑप्शन है आरक्षण का सिद्धांत नियुक्ति पर लागू होता है, पदोन्नति पर नहीं। आरक्षण के आगे ले जाने का नियम 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। सी, सामाजिक व आर्थिक पिछड़े वर्गों को संविधान में परिभाषित किया गया है। डी, उपरोक्त सभी। The principle of reservation applies to appointment, not on promotion. The rule for carry forward of reservation can't exceed 50%. Social and economic backward class are defined in the Constitution. और आपका आखिरी ऑप्शन है all of the above. तो बताइए इसमें से जो चार स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें से गलत कथन कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा सी, बी भी गलत है, ए भी गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
डी। जो आर्टिकल 16 है उसके अंदर आरक्षण का सिद्धांत नियुक्ति के साथ साथ पदोन्नति पर भी लागू होता है। आर्टिकल 14A के अंदर ये, आर्टिकल 16A के अंदर हमने ये प्रावधान पढ़ा था, आरक्षण के आगे ले जाने का नियम 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये भी हमने पढ़ा था आर्टिकल 16 के अंदर, 16(4) के अंदर, कि ये बाद में जोड़ा गया था। संविधान में मैंने ये भी बताया था कि सामाजिक व आर्थिक पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। तो इसका मतलब है कि डी, उपरोक्त सभी, ये सभी कथन गलत हैं। तो थर्ड का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके ऑप्शन है, यह असीमित नहीं है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, यह न्यायोचित है, इट इज जस्टिफाइड, सी यह स्थायी है, इट इज परमानेंट, डी इन्हें न्यायालय द्वारा गारंटी प्रदान की गई है। तो इसमें से बताना है कि मूल अधिकारों की विशेषताओं के संदर्भ में कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। ये स्टेटमेंट गलत है कि इट इज परमानेंट, ये स्थायी है। दरअसल मूल अधिकारों की विशेषता यही है कि ये स्थायी नहीं है, संसद इनके अंदर परिवर्तन कर सकती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के समानता के अधिकार वर्ग में से ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जो भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं? What are the basic rights of equality of Indian Constitution which all the peoples living in India have? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड 16, आर्टिकल 14, 17, 18 और डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही आंसर होगा सी। 15-16 भारत के केवल नागरिकों को मिले हैं, लेकिन जो समानता के अधिकार, जो कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है, इसमें से अनुच्छेद 14, 17 और 18 भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को मिले हैं, चाहे वह भारत के नागरिक हों चाहे वो भारत के नागरिक नहीं हो। वहीं 15 और 16 केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपके ऑप्शन है, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 103 संविधान संशोधन अधिनियम 2019। यह सवाल आसान है, आप लोग जानते होंगे, तो इसका सही उत्तर है सी। 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा हमने ये प्रावधान हमारे संविधान में जोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 7, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि आच्छादन का सिद्धांत संविधान पश्चात विधियों पर भी लागू होगा? इन विच सूट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट the principle of eclipse will also apply to the laws after the constitution। यानी जो आच्छादन का सिद्धांत है वो संविधान पश्चात विधियों यानी 26 जनवरी 1950 के बाद के कानूनों पर भी लागू होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में प्रतिपादित किया? तो आपके ऑप्शन है, भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, गुजरात बनाम श्री अंबिकामल, स्टेट ऑफ बंबई बनाम FN बलसारा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा बी। देखिए, आच्छादन का सिद्धांत भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में ही के सिद्धांत से प्रतिपादित हुआ था, लेकिन उस समय यह कहा गया था कि आच्छादन का सिद्धांत केवल संविधान पूर्व यानी 26 जनवरी 1950 से पहले की विधियों पर लागू होता है। लेकिन गुजरात बनाम श्री अंबिकामल मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आच्छादन का सिद्धांत संविधान पूर्व विधियों के साथ साथ संविधान पश्चात यानी 26 जनवरी 1950 की विधियों पर भी लागू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता पर राज्य को कितने आधारों पर भेदभाव करने से रोकता है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑन हाउ मेनी ग्राउंड्स प्रिवेंट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट?
ये सवाल आसान है, आप सभी जानते हैं कि 7 आधारों पर भेदभाव करने से रोकता है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास और वंशक्रम। इन 7 आधारों पर उसे राज्य को डिस्क्रिमिनेशन करने से रोका गया। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के समानता के अधिकार वर्ग में से कौन से मूल अधिकार हैं जो राज्य के साथ साथ नागरिकों के विरुद्ध भी प्राप्त हैं? Which of the basic rights or equality of the Indian Constitution are against the state as well as the citizens? यानी ऐसे समानता के अधिकार में ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जो राज्य के साथ साथ नागरिकों के विरुद्ध भी प्राप्त हैं? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और 16, आर्टिकल 15, 17 और आर्टिकल 15, 16 और 17। तो सोचिए जरा, ऐसे कौन से समानता के अधिकार में मूल अधिकार हैं जो राज्य के साथ साथ नागरिकों के विरुद्ध भी हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा सी। देखिए, सामान्यतः मूल अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध ही मिलते हैं, लेकिन आर्टिकल 15 और 17 नागरिकों के विरुद्ध भी है। आर्टिकल 15 में याद कीजिए कि कोई एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, राज्य भी अस्पृश्यता के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता और नागरिक भी अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि की परिभाषा में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द डेफिनेशन ऑफ लॉ डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? रूढ़ि, अध्यादेश, अधिसूचना और संशोधन। स्टीरियोटाइप, ऑर्डिनेंस, नोटिफिकेशन, अमेंडमेंट। आसान सवाल है, आप जानते हैं कि संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा विधि के शासन से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ? पहला है विधि की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता। तो आपको बताना है कि विधि के शासन से संबंधित कौन सी अवधारणा नहीं है। तो इसका सही उत्तर है सी। देखिए, विधि की सर्वोच्चता बिल्कुल है, विधि के समक्ष समानता बिल्कुल है, व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता यानी संविधान सामान्य विधि का परिणाम बिल्कुल है, लेकिन विधियों का समान संरक्षण विधि के शासन की अवधारणा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि विधि के शासन की अवधारणा ब्रिटिश न्यायविद A.V. डाइसी ने दी थी। उनकी किताब थी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर 3 अवधारणाएं थी, विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समानता और संविधान सामान्य विधि का परिणाम यानी व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता, जिसमें से पहली 2 भारत में पाई जाती हैं, विधि की सर्वोच्चता और विधि के समक्ष समानता। विधियों का समान संरक्षण अमेरिका की अवधारणा है, इसका विधि के शासन की अवधारणा से कोई भी लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी राज्य में विशेष रोजगार के लिए निवास संबंधी शर्त आरोपित करने का अधिकार किसे है? Who has the right to impose a condition of residence for special employment in a state? State government, state legislature, central government and parliament। आसान सवाल है, मैंने आप लोगों को बताया था कि केवल पार्लियामेंट को ही यह अधिकार है कि वो किसी राज्य में निवास संबंधी शर्त आरोपित कर सकती है, इसके अलावा किसी अन्य को अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में अवसर की समानता पर बल दिया गया है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हैज बीन एम्फेसाइज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके ऑप्शन है प्रीएम्बल, आर्टिकल 16, ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी। प्रस्तावना में भी अवसर की समानता की बात की गई है और आर्टिकल 16 में भी लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है, तो आर्टिकल 13 का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 14, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के संदर्भ में राज्य को निम्नलिखित में से किस आधार पर विशेष प्रावधान करने का अधिकार संविधान में वर्णित नहीं है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, the right of the state to make special provisions on which of the following is not mentioned in the constitution? निवास, जन्मस्थान, जाति और धर्म। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी, जन्मस्थान। हमारे संविधान के अंदर हमारे राज्य को निवास के आधार पर विशेष प्रावधान करने का अधिकार है, जाति, सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, SC ST और धर्म के आधार पर विशेष प्रावधान करने का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया। प्लेस ऑफ बर्थ, कि आप कहां पैदा हुए हैं, इसके आधार पर हमारे संविधान में कोई भी आधार वर्णित नहीं है जिसके आधार पर राज्य कोई विशेष प्रावधान कर सके। क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विधि के समक्ष समानता की नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट इक्वालिटी बिफोर लॉ? यह विचार ब्रिटिश मूल से प्रभावित है। दिस व्यू इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटिश ओरिजिन। किसी व्यक्ति के पक्ष में विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति, absence ऑफ स्पेशल राइट्स इन द फेवर ऑफ ए पर्सन, बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार, इक्वल ट्रीटमेंट टू इक्वल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, नो पर्सन इज अबव द लॉ। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है सी, बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार। ये विधि के समक्ष समानता की नहीं बल्कि विधियों के समान संरक्षण की विशेषता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। विद रेफरेंस टू आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यह भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। इट इज अवेलेबल टू ऑल पीपल लिविंग इन इंडिया। इसका विस्तार भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर है। इट एक्सटेंड्स टू द इंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया। यह विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से संबंधित है। इट इज रिलेटेड टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और डी, विधि के समक्ष समता का नियम पूर्ण है। द लॉ ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज एब्सोल्यूट। आप सभी आंसर बता चुके हैं, इसका सही उत्तर होगा डी। आर्टिकल 14 के अंदर जो अधिकार दिया गया है कि विधि के समक्ष समानता, यह नियम पूर्ण नहीं है, इसके अपवाद भी पाए जाते हैं। इसके तहत राष्ट्रपति, राज्यपाल और कुछ लोगों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार हमारे संविधान में दिया। तो इसका मतलब द लॉ ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट, पूर्ण नहीं है। पूर्ण है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पहला है, यह अस्पृश्यता के आचरण को निषिद्ध करता है। इट प्रोहिबिट्स द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का पालन करने वाले को विधि के अनुसार दंड देने का प्रावधान करता है। प्रोवाइड्स पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ टू दोज हु प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी। यह अस्पृश्यता को परिभाषित करता है। इट डिफाइंस अनटचेबिलिटी। एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। आसान सवाल, आप सभी जानते हैं, इसका सही उत्तर क्या है? सी। आर्टिकल 17 में भी, यानी हमारे संविधान में या फिर हमारे कहीं भी अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, यह अस्पृश्यता को परिभाषित करता है। यह स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी सभी स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यह राज्य को सेना या विद्या संबंधी सम्मान की उपाधि प्रदान करने के योग्य बनाता है। यह भारत के नागरिकों को किसी विदेशी संस्थान से उपाधि स्वीकार करने से रोकता है। यह विदेशी नागरिक को जो राज्य के अधीन लाभ के पद पर धारण किए हुए हैं किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के साथ ही स्वीकार करने योग्य बनाता है। और डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें से रॉन्ग कौन सा है? बी। यह भारत के नागरिकों को किसी विदेशी संस्थान से उपाधि स्वीकार करने से नहीं रोकता, विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार करने से रोकता है। अन्यथा विदेशी संस्थान से आप उपाधि को स्वीकार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, समता का अधिकार किसे उपलब्ध है? केवल भारत के नागरिकों को, भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को, केवल विधिक व्यक्तियों को, विधिक व्यक्तियों के साथ सहित किसी भी व्यक्ति को। तो आसान सवाल है, इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों। क्योंकि आर्टिकल 14 हम लोगों ने पढ़ा था कि राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को। तो समता का अधिकार भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है। इसका मुख्यतः कारण आप ये मान के चलिए कि भारत में जो भी व्यक्ति, यहाँ पर समता का अधिकार का मतलब पूरा आर्टिकल 14 से 18 नहीं है। यहाँ पर समता के अधिकार का मतलब है आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को मिला है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। राइट टू इक्वालिटी यहाँ पर संबंध किससे है? आर्टिकल 14 से। क्वेश्चन नंबर 20, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। द राइट टू इक्वालिटी इंश्योर्स फॉर इंडियंस। धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपरोक्त सभी।
आसान सवाल है, इसका सही उत्तर क्या है? डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेस फुल कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है आर्टिकल 14। देखिए, विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण का मतलब होता है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की बात की जाती है। तो आर्टिकल 14 ही एक ऐसा आर्टिकल है जो कि हमारी लेजिस्लेटिव पर एक कंट्रोल करता है कि आपको कानून की नजर में सबको बराबर रखना है, आपको नकारात्मक भेदभाव नहीं करना, सकारात्मक भेदभाव कर सकते हैं। तो एक प्रकार से ये संसद और विधायिका पर नियंत्रण लगाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 22, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट इज, समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपरोक्त सभी को सुनिश्चित करना। प्रमोटिंग सोशलिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, इंश्योरिंग पर्सनल फ्रीडम, इंश्योरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंश्योरिंग ऑल ऑफ द अबव। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करना हमारे फंडामेंटल राइट्स का सबसे मुख्य उद्देश्य है। संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? इन हाउ मेनी आर्टिकल्स इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड? सोच लीजिए आप, इसका सही उत्तर क्या होगा? गिन लीजिए कितने होंगे। तो इसका सही उत्तर है डी, 24। देखिए 12, 13, 33, 34, 35 इनको तो गिनना ही नहीं है। ठीक, तो गिनने कहां से हैं? 14 से लेकर 32 तक। और इसके अंदर 21 ए भी जुड़ना है, 31 क, 31 ख, 31 ग और 31 ख, यानी 31 ए, बी, सी, डी इनको भी काउंट करना है। तो आप टोटल गिनेंगे 14 से लेकर 32 तक, तो आपको 24 आर्टिकल मिलेंगे। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 24, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड बेसिक बिकॉज दे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सरलता से संशोधनीय नहीं है, यह व्यक्ति के चौमुखी विकास के लिए आवश्यक है। तो बताइए जो हमारे मूल अधिकार हैं वो मूल क्यों कहलाते हैं? दो आंसर लग रहे हैं। नहीं, इसका सही आंसर डी होगा। मूल अधिकारों को मूल कहने के पीछे मुख्य कारण यह है कि व्यक्ति के चौमुखी विकास के लिए आवश्यक है। हाँ, मूल इसलिए भी कहा जाता है कि न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है, लेकिन मूल कारण यह है कि व्यक्ति के चौमुखी विकास के लिए आवश्यक है। आखिरी सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉल्ड द मोस्ट इल्यूमिनेटेड पार्ट? भाग 1 प्रस्तावना को, भाग 3 बी एंड सी। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? बिल्कुल सही कह रहे हैं, भाग 3। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का भाग 3 हमारे संविधान का सर्वाधिक आलोकित भाग है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, तब तो आप जानते हैं आर्टिकल 32, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने संविधान के भाग 3 को संविधान का सबसे अधिक सर्वाधिक आलोकित भाग कहा। ठीक, तो ये थे हमारे समानता के अधिकार यानी 14 से 18 और 12 और 13 से संबंधित 25 महत्वपूर्ण सवाल। थोड़ी सी मेरी तबीयत भी खराब चल रही है, इस कारण मैं समय पर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। आपको मेरी आवाज़ से भी थोड़ा महसूस हो रहा होगा, लेकिन फिर भी एक शिक्षक होने के नाते मैं आप लोगों के लिए हमेशा प्रयास करता रहूँगा ताकि आपके लिए एटलीस्ट इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको लेकर कभी भी आपको अपने जीवन के अंदर कभी भी किसी भी समस्या दुविधा का सामना ना करना पड़े। इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। आपने अगर 12 से लेकर 18 तक के आर्टिकल्स को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में उनका लिंक दिया है, जिस भी आप आर्टिकल को आप पढ़ना चाहें इसको एक साथ पढ़ सकते हैं। एक साथ 14 से 18 समानता के अधिकार को संक्षिप्त रूप में पढ़ना चाहें तो भी उसे पढ़ सकते हैं। ठीक, तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।